मेरा मन तो ये करता था कि मैं अपने वालिद साहब की सारी परेशानियों को ख़त्म कर देती। कभी कभी मैं ये सोचती थी कि अगर मैं उनका बेटा होती तो मैं ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ करती, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मेरी वजह से उन पर किसी किस्म का बोझ पड़ गया है। मेरी शादी के अखराजात और फिर जहेज़ की फ़िक्र, शायद इसी वजह से वो ज़्यादा परेशान रहते थे। और अम्मा भी तो उन्हें बात बात पर यही कहा करती थी कि कल को इन्होंने अपनी बेटी की शादी भी तो करनी है। अगर हालात इसी तरह से रहे तो वो कैसे बेटी को रुखसत करेंगे। और फिर एक दिन एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मेरे अब्बा घर से काम के लिए निकले थे। अब्बा रोज़ ही काम सुबह सवेरे निकल जाते थे फैक्ट्री के लिए, और अब अम्मा की वजह से ही उन्होंने रात देर तक काम करना भी शुरू कर दिया था। अब्बा ओवर टाइम करने लगे थे कि चलो वहाँ से कुछ पैसे आएंगे तो हालात अच्छे हो जाएंगे। मैंने उन्हें समझाया भी था कि उन्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार से समझा दिया और यही कहा कि ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है बेटा। अब्बा पिछले 1 महीने से ओवर टाइम लगा रहे थे, जिसकी वजह से मैं देख रही थी कि वो थोड़े थोड़े बीमार भी लग रहे थे। वो थक जाया करते थे। वो पहले की तरह जवान भी नहीं थे। ऐसे में ज़्यादा काम करना उनके लिए ठीक नहीं था। वो थक जाते थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत अब थोड़ी थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। लेकिन उन्हें अपनी फ़िक्र कहाँ थी। उन्हें तो अम्मा की और मेरी सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी। और फिर एक दिन इसी तरह वो घर से काम के लिए निकले, जबकि फैक्ट्री से फ़ोन आया और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये सुनकर कि अब्बा काम करते करते बेहोश हो गए थे। सब लोग उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर गए हैं। ज़्यादा काम करने की वजह से मेरे अब्बा बीमार हो गए थे। उन्हें अक्सर बुखार रहता था, मगर फिर भी उन्होंने अपने ऊपर कोई तवज्जो ना दी थी और काम करते रहे। और अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो थोड़ी देर के लिए भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। हम लोग उन्हें घर ले आए थे और अब अब्बा घर पर ही आराम करते हैं। वो बहुत कोशिश करते थे काम पर जाने की, लेकिन उनके लिए जाना मुमकिन ही नहीं था। और अब तो पिछले 1 हफ्ते से अब्बा घर पर ही मौजूद थे। महीना इसी तरह से गुजरा था, लेकिन अब्बा की तबीयत में बेहतरी ही नहीं आ रही थी। और जिस घर में हम लोग रह रहे थे, क्योंकि ये किराए का घर था, इसीलिए मकान मालिक भी किराए का मुतालबा करने यानी बार बार किराया मांगने आ रहा था। आए दिन घर पर पहुंच जाता था। ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही हल था कि हम लोग ये घर छोड़कर अपने घर चले जाते। जब मेरी अम्मा ने अब्बा से इस बात का जिक्र किया तो अब्बा ने फ़ौरन इनकार कर दिया, लेकिन अम्मी ने उन्हें इस बात पर जैसे भी करके राज़ी कर लिया था। यही कहा था कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग सड़क पर तो ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। ऐसे में हमें अपने घर वापस जाना ही होगा। अब्बा इस फैसले से खुश तो नहीं थे, लेकिन हम लोग अपने घर आ गए थे। और इस वक्त मैं पहली मर्तबा अपना वो घर देख रही थी जो वाकई में हमारा था। वो घर देखने में बहुत अच्छा, खूबसूरत था। समझ नहीं आता था कि आखिर अब्बा और अम्मा दोनों इस घर में क्यों नहीं आ रहे थे। आखिर इस घर को अब्बा क्यों इतना पसंद नहीं करते हैं। आखिर घर में अब्बा को तकलीफ़ क्या थी। इस घर में रहने आखिर वो क्यों नहीं आ रहे थे। ये तो अच्छा खासा घर था, बल्कि हमारे किराए के घर से भी अच्छा घर था। लेकिन फिर भी अब्बा को यहाँ आने में क्या परेशानी थी। ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें यहाँ पर आने से रोकती थी। अब तो मेरे सवालात और ज़्यादा बढ़ गए थे। इस घर को जब मैंने देखा तो मैं यही सोच रही थी कि हमारा घर इतना अच्छा था, तो फिर अपना इतना अरसा अब्बा ने किराए के घर में क्यों गुजार दिया। छोटे से घर में क्यों गुजारा करते रहे, जबकि इस घर में तो सारी सहूलतें मौजूद थी। हमारा सारा सामान यहीं पर मौजूद था। मुझे हमारा नया घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन अब्बा मुझे यही कहा करते थे कि मैं घर से बाहर ना निकला करूं। वो मुझे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाने देते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें किसी चीज़ को लेकर परेशानी है, किसी चीज़ का डर है जो उनके अंदर बैठा हुआ है। हमारे यहाँ आने की देर थी कि मोहल्ले की औरतें हमारे घर आने लगी और सभी लोगों का ये कहना था कि हमारे वापस आने से उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हमें इसे अपने घर में आए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे जब एक दिन खबर मिली कि मोहल्ले में ही एक लड़की की शादी है। उन लोगों ने हमें भी उसकी शादी पर बुलाया था, जबकि मैं तो शादी पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। जब से हम लोग यहाँ आए थे, ना तो किसी के घर गए थे और ना ही इसके अलावा हम लोग कहीं और जाते आते थे। अब्बा बीमार रहते थे, इसीलिए अब्बा को छोड़कर जाना मुमकिन नहीं था और अकेले में अम्मा मुझे जाने नहीं देती थी। जब अम्मा ने अब्बा को इस बात का बताया कि मोहल्ले में किसी लड़की की शादी है, तो अब्बा कुछ परेशान से हो गए। उन्होंने यही कहा कि हम लोग उस शादी में शिरकत के लिए नहीं जाएंगे।
मगर मैंने अम्मा से जाने की ज़िद की थी। मेरी ज़िद पर अब्बा ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उनका कहना था कि मैं अम्मा के साथ जल्दी घर वापस आऊँगी। हम लोग इस शादी पे पहुँच गए थे, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी थी कि वहाँ पर सिर्फ लड़की के घर वाले ही मौजूद थे, जबकि जिसके साथ लड़की की शादी थी ना तो उसी का कुछ पता था और ना ही उस लड़की के ससुराल वाले कहीं नज़र आ रहे थे, ना ही कोई दूल्हा नज़र आ रहा था। अभी थोड़ी ही देर इस तरह से गुजरी थी जब घर के बाहर एक काले शीशों वाली गाड़ी आकर रुक गई और लड़की को उस गाड़ी में बिठा दिया गया। उसकी रुखसती के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, लेकिन घर आकर थोड़े दिनों बाद पता चला था कि उसके घर वाले थोड़े ही दिनों में देखते ही देखते अमीर हो गए थे। और फिर उस वक्त मुझे ये बात पता चली थी कि हमारे मोहल्ले में से जिस भी लड़की की शादी होती थी तो उसकी रुखसती के वक्त एक काले शीशे वाली गाड़ी आकर बाहर खड़ी हो जाती और उस गाड़ी में लड़की को बिठाकर रुखसत कर दिया जाता और उस तरह से उस लड़की की शादी और उसकी रुखसती के बाद उसके घर वाले माला माल हो जाया करते थे। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, जबकि मेरी अम्मा ये देखकर तौबा तौबा करती थी। उनका कहना था कि उनके मोहल्ले वालों ने अभी तक अपनी हरकतें ठीक नहीं की। वो तो ये समझकर वापस आई थी कि अब हो सकता है ये लोग सुधर गए हों, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी वही रस्म रिवाज कायम थे। वही घटिया रस्म रिवाज आज भी यहाँ पर चल रहे थे। मैं अम्मा से जब भी पूछती तो वो खामोश हो जाती, यही कहती कि कुछ बात नहीं है बेटा, तुम्हारे काम की बात नहीं है। उन्होंने कभी भी मुझे इस बात की हकीकत नहीं बताई थी, जबकि मैं इस राज को जानना चाहती थी कि आखिर उन लड़कियों को कहाँ भेजा जाता था। उनके घर वाले क्या उनका सौदा कर देते थे? लेकिन अगर ऐसा करते थे तो वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों करते थे? कुछ समझ नहीं आता था। जिससे भी पूछती कोई भी मेरे सवालात का जवाब न देता। और अब मुझे कुछ समझ आने लगा था कि शायद इसी वजह से मेरे अब्बा यहाँ आना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर इस मोहल्ले में मौजूद सभी लड़कियों के साथ यही किया जाता है। देखने में ऐसा लगता था कि ये मोहल्ले वालों की कोई रस्म हो, लेकिन ये कैसी अजीब सी रस्म थी। न लड़की के ससुराल वाले नज़र आते थे, न कोई निकाह की रस्म होती थी और ना ही कुछ और। बस लड़की को रुखसती के वक्त उस गाड़ी में बैठा दिया जाता था और उस गाड़ी में कौन मौजूद होता था ये कभी कोई नहीं जानता था। और साथ ही साथ मैंने ये भी सुना था कि लड़की के चले जाने के बाद वो लड़की दोबारा वापस पलटकर कभी अपने घर नहीं आती थी। उन सारी बातों ने जहाँ मुझे उलझन में डाल दिया था, वहीं पर मुझे फिक्र भी थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरे साथ भी यही सब कुछ किया जाए। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और मेरे अब्बा की तबीयत मज़ीद ख़राब रहने लगी थी। ऐसे में घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे। हम लोग एक एक रुपए को तरसते थे। हमारे घर खाने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। घर के खर्चे चलाने के लिए और अब्बा के इलाज के लिए हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जब अम्मा ने यह कहा कि अब तुझे भी शादी करनी होगी बेटा, उनकी ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले अब ज़मीन निकल गई थी कि क्या मुझे भी ये सौदेबाजी का सामना करना पड़ेगा, ये सौदे की शादी करनी होगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।